जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर से अपना जो करंट अफेयर सीरीज है उसको फिर से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो है फिलहाल अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहला लेक्चर पॉलिटी कवर किए थे हम लोग, और दूसरे लेक्चर में हम लोग जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये कवर किए थे, ठीक। तो आज हम लोग इकोनॉमी का सेक्शन करेंगे। तो इकोनॉमी का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है 2 या 3 लेक्चर लगे, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग करते हैं वो प्रीलिम्स से स्पेसिफिक करते हैं। और जो भी नए हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो सीरीज है ये 1 साल करंट अफेयर को कवर करेगा, ठीक है। तो आप कॉम्प्रिहेंसिवली और इस सीरीज को करेंगे तो आपका जो है 1 साल करंट अफेयर कवर हो जाएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक। तो पहला टॉपिक जो मैं उठाता हूँ प्रीलिम्स से स्पेसिफिक उठाता हूँ, जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक। तो पहला टॉपिक आज मैंने उठाया है क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है इंडिया में कुल मिला के 6 हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि भाई कई ऐसे लैंग्वेज जो है इंडिया में, कई ऐसी भाषाएं हैं जो कि काफी पुरानी है, एंशियंट है, ठीक है, काफी पुरानी है। और उनका एक इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जैसे क्लासिकल लैंग्वेज डिसाइड करना था कि किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाए, तो गवर्नमेंट ने कुछ पैरामीटर्स रखे, जैसे कम से कम 1500 से 2000 साल पुराने होने चाहिए। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में आपके यूपीएससी में, और फिर से जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर और टेक्स्ट है। जैसे मान लीजिए संस्कृत को अगर ऐड किया गया है तो संस्कृत में लगभग 2000-3000 साल पुराने जो है, 2500 साल पुराने ऐसे कुछ टेक्स्ट हैं, चाहे वेद हैं, जैसे वेद जो है वो संस्कृत में है, तो पुराने जो टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में है। सिमिलरली तमिल, तो तमिल भाषा में भी जो है कई ऐसे टेक्स्ट हैं जो आपको हजारों साल पुराने मिल जाएंगे। तो ऐसे जो लैंग्वेजेज हैं इनको क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसके अलावा लिटरेरी कंडीशन ट्रेडिशन शुड बी ओरिजिनल एंड यूनिक। तो इनका जो लिटरेरी ट्रेडिशन है, जो इनकी एक तरीके से साहित्य है, चाहे इसकी जो भाषा है, वो एक तरीके से अपने अलग होने चाहिए। यूनिक मतलब अलग होने चाहिए, अपने आप में अलग होने चाहिए, तभी जो है एक तरीके से। तो इसी तरह पे बेसिकली 6 ही लैंग्वेज है, 6 ही लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। वैसे तो इंडिया में काफी भाषाएं हैं, कई भाषाएं हैं, ठीक है, लेकिन जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो उनकी संख्या सिर्फ 6 है, ठीक है। इसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो उसका लिटरेचर एक तरीके से मतलब साहित्य जो है, बीइंग डाइवर्स फ्रॉम मॉडर्न, तो जो मॉडर्न एक तरीके से जो भी अभी जो फिलहाल उसकी जो भाषाएं हैं, अभी जो भाषाओं का प्रतिरूप है उसका, उससे एक तरीके से डिफरेंस होना चाहिए, एक तरीके से अलग होना चाहिए, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है, हो सकता है जो हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज शुरुआती स्तर पे हो सकता है अभी वो उसमें काफी बदलाव आ चुके होंगे, लेकिन लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी दिखनी चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूटी थोड़ी बहुत हो सकती है कहीं कहीं पे, लेकिन जो है वो मॉडर्न से एक तरीके से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन रखे गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई अगर ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो जो पहला क्लासिकल लैंग्वेज आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, प्रीलिम्स में पहला क्लासिकल लैंग्वेज जिसको इंक्लूड किया गया था तो वो तमिल है। तो तमिल को जो है 2004 में जो है 2004 में पहला क्लासिकल लैंग्वेज जो है इंक्लूड किया गया था। उसके ठीक बाद 2005 में जो है संस्कृत को इंक्लूड किया गया, ठीक है। ये सभी फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने कन्नड़ कन्नड़ और तेलुगु, इन 2 भाषाओं को 2008 में इंक्लूड किया था, ठीक। उसके अलावा 2013 में ओडिया, मलयालम को 2013 में, और ओडिया जो कि ओडिशा में बोली जाती है 2014 में, ठीक है। तो आपको जो है रीजन पता होना चाहिए, जैसे मलयालम आपको इतना पता होना चाहिए कि ये केरला, तो केरला रीजन में ये बोला जाता है, मलयालम बोला लिखा जाता है जो भी है। कन्नड़ जो है ये कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटक में, ठीक। तेलुगु जो है आपका आंध्रा और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है जो स्टेट है, ठीक है। तो आंध्रा एंड तेलंगाना, तो आंध्रा और तेलंगाना में जो है ये तेलुगु बोला जाएगा। तमिल तो आपको पता ही है, तमिलनाडु। और संस्कृत जो है तरीके से एंशिएंट लैंग्वेज है, ठीक है। तो बेसिकली जो है क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। इसके अलावा मुझे जो बताने के लिए हैं चीजें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल लैंग्वेज के अलावा शेड्यूल्ड लैंग्वेज होती हैं। तो जो अपना शेड्यूल है, कुल मिला के 12 शेड्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अपना जो 8वां शेड्यूल है, 8वां शेड्यूल जो है उसमें बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय टोटल 14 लैंग्वेज को जो है शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, उसको शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। लेकिन बाद में जो है 1967 में जो है ये सभी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, सिंधी को इंक्लूड किया गया था, ठीक है, सिंधी एक लैंग्वेज है उसको इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा 1992 में जो है 3 और भाषाओं को इंक्लूड किया गया, ठीक है। 3 कौन सी भाषाएं हैं? कोकनी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। तो कोकनी, मणिपुरी
मणिपुरी, चूंकि अपने मणिपुर जो स्टेट है वहां से है, और नेपाली। ठीक है, तो इन भाषाओं को जो है वो 1992 में शेड्यूल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया। फर्दर जो है उसके बाद 2004 में 2004 में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी आपको पता होना चाहिए कि कब इंक्लूड किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली, ठीक है, और संथाली। ठीक है, तो इसको 2004 में जो है इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 14 पहले से थी और बाद में टोटल 8 लैंग्वेज इंक्लूड किया गया। तो टोटल 22 लैंग्वेज जो हैं वो आपके 8वें शेड्यूल में है। हिंदी में शायद अनुसूची कहते हैं। तो इसमें बेसिकली टोटल 22 लैंग्वेज हैं। इसके अलावा आपको यह भी फैक्ट पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश है उसको शेड्यूल लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं क्लासिकल लैंग्वेज और शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस का कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हम लोग का अक्टूबर 2022 मंथ के करंट अफेयर का एक तरीके से पार्ट है, इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी के जैसे मैंने बताया कि 2-3 लेक्चर में कवर होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं, और ये सभी सेक्शन जो सभी टॉपिक्स हैं ये आपके GS3 जो मेंस है आपका, उसके GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इकोनॉमी सेक्शन कवर होता है, उसमें यह एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये CBDC है क्या, शॉर्ट फॉर्म CBDC, ये पहला टॉपिक है, ये है क्या देखते हैं। ठीक है, तो CBDC के बारे में बेसिकली आरबीआई ने क्या किया, CBDC जो है एक तरीके से लॉन्च किया। ठीक है, तो आरबीआई ने डिजिटल करेंसी के एक नए फॉर्म की शुरुआत की। CBDC क्या है, एक तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी का एक नया रूप है, इस तरीके से समझे, डिजिटल करेंसी का एक नया रूप है। मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसमें जो है मैगजीन में दिया हुआ नहीं है। तो डिजिटल करेंसी का एक नया रूप है। ठीक है, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आर जो है ये बेसिकली ये आर रुपी को रिप्रेजेंट करता है, ये रुपी को करता है, और ये रिटेल लेवल को करता है जो कैपिटल आर है। ठीक है, तो इसको बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया है। आप हर जगह पढ़ते होंगे ये पायलट प्रोजेक्ट ये होता क्या है। तो पायलट प्रोजेक्ट बेसिकली ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट को कोई भी स्कीम या कोई भी चीज नई लानी होती है तो कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को चुनती है। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट उसको कहते हैं जब गवर्नमेंट को कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में वो बेसिकली कुछ सीमित क्षेत्रों में जो है उस स्कीम को जो है एक तरीके से लाती है। उसके बाद उसकी जो एक तरीके से प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, ये क्या उसके फायदे हैं, उसको गवर्नमेंट समझती है और उसके बाद ब्रॉड लेवल पे लाती है। तो फिलहाल ये एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट है। डिजिटल करेंसी का एक नया रूप है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, अब समझिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कोई मनी है। ठीक है, तो मनी एक ब्रॉडर टर्म है कि भाई कुछ भी हम लेन देन करते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ सामान है और मुझे खरीदना है। ठीक है, तो उसको आपस में एक्सचेंज करने के लिए एक एक इनटेंजिबल सिस्टम है, समझ रहे हैं ना, इनटेंजिबल सिस्टम ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब टेंजिबल इंटेंजिबल की हिंदी होता है वास्तविक अवास्तविक। ठीक है, तो टेंजिबल बेसिकली क्या हो गया, वास्तविक हो गया। तो करेंसी क्या है, वास्तविक है। करेंसी जैसे आपके पास 1 रुपए का सिक्का होगा, 10 रुपए का नोट होगा, 20 रुपए का नोट होगा, तो बेसिकली क्या है, वो वास्तविक है। अब मनी जो है वर्चुअल भी है, क्योंकि अवास्तविक है, वो इंटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एक सिस्टम है, एक मनी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम लोग कुछ सामान के आपस में एक दूसरे को लेन देन करना है, तो उसमें हम दूसरे को पेमेंट करते हैं, बेसिकली मनी। तो मनी एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर जो है करेंसी इंक्लूड हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप। अब जैसे लीगल टेंडर, तो लीगल टेंडर बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से बोला गया कि भाई आप नोट का सर्कुलेशन कर सकते हैं, जैसे करेंसी नोट है और क्वाइन है, जो सिक्के होते हैं, तो इनका सर्कुलेशन कर सकते हैं। कोई अपने घर के कागज के टुकड़े को ये नहीं बोलेगा कि भाई ये करेंसी नोट है, या कोई अपने घर पे जो है एक तरीके से प्रिंट नहीं कर सकता, कोई अपने घर पे प्रिंट नहीं कर सकता 50 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट। वो आपको आरबीआई जो है, आप नोट देखेंगे, कोई भी नोट आप देखेंगे 10 रुपए का, 100 रुपए का, उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को, धारक मतलब जो लायबल है, मतलब बेसिकली जो आप हैं। ठीक है, तो मैं धारक को 100 रुपए देता हूँ, ऐसा आरबीआई आपसे कहता है। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। तो बेसिकली वो उसमें एक स्टेटमेंट होता है कि मैं जो धारक है, मतलब जिसके पास वो है देता, धारक के देता। ठीक है, तो बेसिकली जो है, जो एक तरीके से मैं आपको 10 रुपए का या 100 रुपए का मैं एक तरीके से आपको ऑथोराइज करता हूँ, ये नोट देता हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से लीगल टेंडर है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जितने भी करेंसी नोट होते हैं उसको बेसिकली आरबीआई इशू करती है। जितने भी आपके 10 रुपए के नोट हो गए, 20 रुपए के नोट हो गए, 100 रुपए के नोट हो गए, उसको आरबीआई इशू करती है। और जो क्वाइंस होते हैं उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो इशू करती है 1 रुपए का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो इसके अलावा लीगल टेंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जिसको भी जो है लीगल कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि इसके थ्रू पेमेंट हो सकता है, समझ रहे हैं ना, जो एक तरीके से आरबीआई और गवर्नमेंट के साझा तौर से जिस करेंसी को एक तरीके से लीगल करने के लिए सहमति बन गई है कि भाई आप इसका सर्कुलेशन कर सकते हैं, इससे आप सामान खरीद सकते हैं, तो उसको लीगल टेंडर कह दिया गया। फियाट करेंसी जो है एक ब्रॉड टर्म है, और इसमें बेसिकली क्या है ये डिक्लेयर्ड एज ए लीगल टेंडर इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ करेंसी, ये हर तरह की करेंसी को जो है इंक्लूड कर जाता है। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड को जो है उसको भी जो बेसिकली इंक्लूड कर लिया जाता है इसमें, ठीक है, चेक को भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जो लीगल टेंडर है उसमें गोल्ड और चेक को जो है एक तरीके से इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें आपके नोट्स और क्वाइन आ जाते हैं, मतलब जो सिक्के हैं और जो नकदी वाले जो नोट होते हैं एक तरीके से वो आते हैं, और इसमें बेसिकली और भी जो तरीके हैं इसमें आपका सीबीडीसी भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब आरबीआई ने जो बेसिकली सीबीडीसी लॉन्च क्यों किया है, आरबीआई ने एक तरीके से सीबीडीसी लॉन्च क्यों किया है? अब आरबीआई क्या चाहती है? फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहती है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ आरबीआई क्या चाहती है? एक तो चाहती है फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, लोगों के पास एक तरीके से जो है जैसे जो गवर्नमेंट को पैसे भेजने हैं वेलफेयर स्कीम के, तो लोगों के अकाउंट पे सीधे जाएं। इसके अलावा जो है आरबीआई रुपया हम लोग जो जिस तरीके से लेन देन करते हैं, रुपये का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती है, समझ रहे ना, रुपये का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती है आरबीआई, ठीक। अब बेसिकली जैसे हम लोग खुदरा लेन देन करते हैं सामान का, उसको क्या करेंगे, डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। जैसे आपके मोबाइल पे एक वैलेट होगा, आप समझिए ये सीबीडीसी है क्या, आपके इसे मोबाइल जैसे आप फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, तो उसमें एक वॉलेट होता है ना, उस वॉलेट पे बेसिकली आपको डिजिटल रुपी दिया जाएगा आरबीआई की ओर से, समझ रहे हैं ना। जिस प्रकार से आपका वॉलेट होता है, उस वॉलेट पे डिजिटल रुपी दिया जाएगा, उस वॉलेट के थ्रू जो है आप पेमेंट करेंगे उस वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली एक सीबीडीसी जो है एक तरीके से आप इसमें क्या होगा कि एक तरीके से डिजिटलाइज किया जाएगा करेंसी को। और इसके अलावा इसमें आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब आप वॉलेट पे जो अमाउंट रहेगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मान लीजिए आपके पास 50 रुपए के नोट होते हैं आपके जेब में, तो उस पर क्या आपको बैंक इंटरेस्ट देती है या नहीं देती है? नहीं देती है, क्योंकि वो बेसिकली क्या है आपको यूज के लिए है। तो सिमिलरली इस पे जो डिजिटल रुपी जो एक तरीके से होगा उस पे आपके इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इसे फिलहाल जो है कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में एक तरीके से लॉन्च किया गया है, जैसे मुंबई है, ठीक है, तो मुंबई में एक तरीके से यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा दिल्ली है, मुंबई, दिल्ली, इसके अलावा आपका बेंगलोर, ठीक। तो जो कुछ चुनिंदा ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे एक तरीके से प्रभाव देखा जाएगा, भुवनेश्वर, ठीक है। तो फिलहाल इन चार शहरों में भुवनेश्वर जो है उड़ीसा कैपिटल है, तो यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है। और कुछ बैंक्स जिनको परमिशन दिया गया है एक तरीके से डिजिटल रूपी से लेन देन करने का, आईसीसीआई, ठीक है, इसके अलावा यश बैंक, ठीक, इसके अलावा आईडीएफसी, ठीक है। तो इन सभी बैंक को जो है ये परमिशन दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से कि भाई आप जो है ये डिजिटल रूपी में लेन देन कर सकेंगे, ठीक। और इसमें जो है सेंट्रल बैंक की प्रत्यक्ष जो है लायबिलिटी रहेगी, डायरेक्ट लायबिलिटी रहेगी, प्रत्यक्ष देयता रहेगी सेंट्रल बैंक की। तो डायरेक्ट लायबिलिटी रहेगी सेंट्रल बैंक की। जिस प्रकार से आपके करेंसी नोट पे जो है लिखा रहता है कि मैं जो है धारक को 100 रुपए देता हूं, तो सिमिलरली जो है वहां पे भी सेंट्रल बैंक के द्वारा आपकी लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, एक तरीके से डिजिटल टोकन रहेगा। ये फिजिकल एसेट नहीं रहेगा, जैसे आपके पास नोट्स होते हैं, ये फिजिकल एसेट नहीं है, ठीक है। एक तरीके से नकदी, एक तरीके से जो वास्तविक जो एक तरीके से नकदी होती है वैसा नहीं है, तो ये फिजिकल एसेट नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से डिजिटल टोकन है, जैसे हम लोग पेटीएम वॉलेट और फोन पे भी यूज करते हैं। और एक डिजिटली ही होल्ड भी किया जाएगा, आपके पास डिजिटली ही होल्ड होगा, ठीक है। और ये बेसिकली जैसे हम लोग का 1 रुपए का सिक्का होता है, 2 रुपए का सिक्का होता है, 5 रुपए का होता है, 1, 2, 5 होता है, 10 होता है, 50 होता है, 100 होता है, इसके अलावा होगा 500 होता है, 200 होता है। तो बेसिकली इन सभी फॉर्मेट में जो है डिजिटल करेंसी एक तरीके से लॉन्च होगी, समझ रहे हैं ना आप, इन सभी फॉर्मेट में जिसमें भी आपका चल रहा है नकदी, उससे उसी में लॉन्च होगी, ठीक है। और बैंकों के माध्यम से वितरण होगा, मतलब इन्हीं सब बैंक, फिलहाल इन बैंकों को आइडेंटिफाई किया गया है, बाद में और बैंक्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो उन्हीं बैंक्स के माध्यम से जैसे आप रुपया निकालने जाते हैं बैंक में, तो आपको जो है डिजिटल रुपये का आदान प्रदान होगा,
एक्सचेंज होगा, समझ रहे हैं ना। और इसका एक तरीके से जब रिटेल लेवल पे ये आ जाएगा, मतलब एक ग्राउंड लेवल पे ये चीजें आ जाएंगी, तो आप बेसिक सामान जैसे खरीदते हैं किराने स्टोर पे, स्टेशनरी स्टोर पे, सब्जी वाले से, तो बेसिकली वहां पे भी जो है इसका यूज हो सकेगा, ठीक है। तो एक तरीके से एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो ऑलरेडी जो मार्केट में इस तरीके से बड़े बड़े डिजिटल पेमेंट के लिए हम लोग जैसे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, इसके अलावा हम लोग फोन पे यूज करते हैं, ये सभी यूज करते हैं ना। तो इन सभी का एक तरीके से हम लोग एक तरीके से अल्टरनेटिव जो है इनका एक अल्टरनेटिव क्रिएट करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सभी जो है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा मैनेज्ड हैं, समझ रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट जो है अपना एक तरीके से इसमें डिजिटलाइजेशन पे कर रही है, और इस प्रोजेक्ट पे स्टडी करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। और पायलट प्रोजेक्ट है, अभी चुनिंदा क्षेत्रों में किया गया है, पूरी तरीके से ग्रॉस लेवल पे जो है इसका एक तरीके से वो नहीं किया गया है, लॉन्च नहीं किया गया है, ठीक है। तो आरबीआई के माध्यम से ये डिजिटल वैलेट किया जाएगा, और इसमें जो है व्यक्ति, चाहे एक व्यक्ति को या व्यापारी को जो है वो पेमेंट कर सकेगा, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फायदे क्या होने वाले हैं, तो उस पर हम लोग देख लेते हैं इसके फायदे क्या होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिडक्शन इन कॉस्ट एसोसिएटेड विद फिजिकल कैश मैनेजमेंट। मतलब जो अपना जो कैश वाला जो सिस्टम है, इसमें 100 रुपए, 500 रुपए, जो 200 रुपए के जो कैश होते हैं या सिक्के होते हैं, उनके मैनेजमेंट में गवर्नमेंट की ठीक ठाक पैसे लगते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2020-21 में 900 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का सिर्फ इसके मैनेजमेंट में लगता है। मतलब कुछ मान लीजिए रुपए हैं तो उसको छपवाने पड़ेंगे ना भाई, उस रुपये को छपवाने पड़ेंगे, तो उसकी सिक्योरिटी, मतलब रुपए जो बनते हैं उसके सिक्योरिटी पे काफी ध्यान दिया जाता है, उसमें ढेर सारी चीजें होती हैं। सिमिलरली सिक्के हैं, उसको भी एक तरीके से बनवाने पड़ते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट आएगा एक तरीके से, वो कॉस्ट जो है क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटरिंग में फायदे आपको बता रहा हूँ, विल हेल्प इन मॉनिटरिंग। तो कैश का कोई भरोसा नहीं ना, अभी आपके जेब में है, हो सकता है कल मेरे जेब में आएगा, फिर मेरे जेब से कहाँ जाएगा। तो विल हेल्प इन मॉनिटरिंग, जो टैक्स इवेजन है एक तरीके से, जो टैक्स की चोरी है, ठीक है, तो उसमें भी जो एक तरीके से क्या होगा, जो टैक्स इवेजन है उसको भी रोका जा सकेगा, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब यहाँ का पैसा वहां भेजने में, तो ये डिजिटल, सब कुछ डिजिटलाइजेशन होगा, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होगी, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होगी, तो गवर्नमेंट देखेगी भाई पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक। तो इन सभी चीजों में है एक तरीके से ये जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है वो इन सभी चीजों में हेल्पफुल होगी। कुछ थ्रेट हैं, कुछ समस्याएं, कोई भी चीज होती है उसमें होता ही है, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे दिखाया है कि भाई साइबर हैक एंड थ्रेट्स। तो इस तरीके से जो है ये एक तरीके से साइबर हैक की एक समस्या है कि भाई सब कुछ अगर ऑनलाइन होगा तो डाटा का यहाँ पे जो है जो साइबर डाटा है उसका थेफ्ट एक तरीके से हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है। और इसके अलावा चूंकि ऑलरेडी हम लोग का जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो हम लोग का पैसे का एक तरीके से हम लोग को आदत पड़ गई है, क्योंकि पिछले कई, मतलब जब से मान लीजिए देश इंडिपेंडेंस हुआ है, मतलब इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से तो अपना ये काम चल ही रहा है, पैसे के लेन देन वाला, उसकी करेंसी वाला जो हिसाब किताब है। अभी भी डिजिटल रुपया, लेकिन फिर भी अभी ढेर सारी चीजें जो है हम लोग रुपये पे ही डिपेंडेंट होते हैं, जो नकदी जो फिजिकल एसेट होता है उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो एक तरीके से जो है बिल्कुल से अगर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा तो उसका मॉनेटरी पॉलिसी पे, बैंक्स पे एक तरीके से इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हुए जो है इसके एक तरीके से गवर्नमेंट को जो है इसके लॉन्च पे और ग्रॉस जो है ग्रॉस इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि भाई इसको धीरे धीरे जो है पेनिट्रेट करना है अपने को। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ऑफ रूपी, ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। तो टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि भाई रूपी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, रूपी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट हैज मेड चेंजेस टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंज किया। चेंज किस लिए किया, बेसिकली कि किस प्रकार से रूपी को हम लोग सेटलमेंट के लिए ट्रेड में यूज करें। अब इस बात को समझिए, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में कुछ नहीं है। बेसिकली ये है कि मान लीजिए हम लोग कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया का ज्यादातर जो इंपोर्ट होता है, इंडिया ऑयल जो है, ऑयल और गैस, बाकी जो भी खाद्यान्न जो होते हैं, फूड जो होते हैं, फूड तो इंडिया अपना खुद का जो है एक तरीके से प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन जो ऑयल और नेचुरल गैस है इसके रिजर्व इंडिया के पास नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस का 55% ये इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब इंपोर्ट करता है इंडिया, तो जो इंडिया को जो पेमेंट करना पड़ता है वो डॉलर में करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका जो ज्यादातर पोर्शन है वो डॉलर में है, और डॉलर में इंडिया को मेंटेन भी करना पड़ता है कि भाई आपको इंडिया के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में होने चाहिए, ताकि कोई भी इंपोर्ट बिल आए, मान लीजिए आपने कुछ भी इंपोर्ट कराया, आपने ऑयल इंपोर्ट कराया, ठीक है, तो आपको जो है उस कंट्री को पैसे देने हैं। अब वो कंट्री जो है वो बोलेगी कि भाई हम रुपये में पैसा नहीं लेंगे आपसे, हम आपसे रुपये में पैसा नहीं लेंगे, जो अभी अभी का हिसाब किताब है वो डॉलर में मांगते हैं। वो डॉलर में क्यों मांगते हैं,
क्योंकि जो है डॉलर जो है एक तरीके से मोस्ट सर्कुलेबल है, समझ रहे ना, मतलब हर कंट्री जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ये कह लीजिए कि सबसे ज्यादा इसको एक्सेप्ट किया जाता है ट्रेड के लिए। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल है डॉलर, कि जो भी कंट्रीज होती हैं वो आपस में ट्रेड के लिए डॉलर का यूज करती हैं, इसलिए इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डॉलर में मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ जो एक तरीके से करेंसी है, जैसे यूरो है, यूरोपियन यूरोपियन यूनियन के तरीके से यूरो है, इसके अलावा पाउंड है ब्रिटिश का, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग, इसके अलावा जापानीज येन है, येन। जैसा कि मैंने सितंबर मंथ का करंट अफेयर पढ़ाया था, उसमें मैंने सब टॉपिक कवर किए थे फॉरेक्स रिजर्व वाले, ठीक है, उसमें आप जाके एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद चाइनीज का रेनिवी है, ठीक है। तो ये सभी जो एक तरीके से करेंसी है, उसमें फॉरेक्स रिजर्व जो है एक तरीके से मेंटेन किया जाता है। अपने पास फॉरेक्स रिजर्व होता है तो उसी पैसे का हम लोग क्या करते हैं, अपना इम्पोर्ट बिल जो है, जो इम्पोर्ट होता है उसको हम लोग पेमेंट चुकाने के लिए यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इंडिया अगर कुछ अपना एक्सपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट भी तो करता है, ट्रेड में क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होते हैं। तो एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया भी डिमांड करता है कि मुझे डॉलर में दो, ताकि मेरे पास डॉलर में अगर पैसे रहेंगे तो मैं डॉलर में ही पेमेंट कर पाऊंगा दूसरे कंट्री को। फिलहाल ये हिसाब किताब है, ये फिलहाल का मैं बता रहा हूँ। अब आरबीआई जो है, एक तरीके से आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ये फिलहाल कोशिश क्या कर रही है कि भाई किस प्रकार से जो है एक तरीके से रूपी का एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, जो रूपी है उसका एक्सेप्टेंस हम लोग बढ़ाएं। मतलब अगर हम किसी कंट्री से हम एक तरीके से प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर हम किसी कंट्री से प्रोडक्ट ले रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम रूपी में जो है एक तरीके से क्या करें, हम रुपये में उसको पेमेंट करें। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब इन सभी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको क्रक्स टॉपिक का बता रहा हूँ, टॉपिक है क्या, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है कोशिश ये कर रही है कि किस प्रकार से जो है रुपये का एक्सेप्टेंस हम बढ़ाएं। अब मान लीजिए सऊदी अरबिया है, इससे जो इंडिया है वो ठीक ठाक ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। अभी इंडिया ने इससे बात की है, जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर था उसमें मैंने बताया था आपको कि रूपी रियाल ट्रेड की बात चल रही है, कि रूपी रियाल, सऊदी अरबिया करेंसी है रियाल, इंडिया करेंसी है रुपी, ठीक है। अब इंडिया फिलहाल क्या करता था कि भाई इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किया तो इंडिया को डॉलर में जो है रुपये जो पैसे हैं पेमेंट करना पड़ता था। अगर रुपी रियाल ट्रेड अगर हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है, उससे क्या होगा कि इंडिया जो भी इंपोर्ट करता है उसके पैसे जो है इंडिया वो रुपी में दे देगा, इंडिया क्या करेगा, रुपी में दे देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर रियाल जो है, अगर इंडिया कुछ एक तरीके से एक्सपोर्ट करता है, मतलब सऊदी अरबिया इंडिया से कुछ लेता है, ठीक है, तो वो रियाल में इंडिया को पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो बेसिकली इस इंडिया के पास जो है एक तरीके से जो है सऊदी अरब की करेंसी आ जाएगी और सऊदी अरब के पास इंडिया करेंसी आ जाएगी। तो फ्यूचर में क्या होगा कि इंडिया, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चलता ही रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो रुकने वाला है नहीं, इंडिया को हमेशा ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी, किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्यूचर में भी जो है ये कंट्री आपस में एक दूसरे की करेंसी के थ्रू जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होगा, ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। तो फिलहाल क्या होता है, जैसे इंडिया ने जो है ईरान, जिसपे कि एक तरीके से यूएस सैंक्शन लगाता रहता है न्यूक्लियर वाला, तो ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इसके अलावा रसिया, रसिया से भी चूंकि एक तरीके से वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनसे रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, और अभी रसिया और यूक्रेन वाला पता ही है आपको। तो ईरान, रसिया, इन सभी बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शन लगाते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपना ट्रेड जो है वो प्रभावित होता है। अगर इनके करेंसी के थ्रू, अगर इनकी करेंसी के थ्रू अगर हम लोग पेमेंट लेना और देना शुरू कर दें, हम लोग ट्रेड करना शुरू कर दें, तो इंडिया को एक तरीके से क्या फायदा होगा कि इंडिया को डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगा। जो हम लोग डॉलर पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने को फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, अपने को क्या करना पड़ता है, फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है डॉलर में। ताकि अपनी क्यों मेंटेन करना पड़ता है, ताकि अपना रुपी, जो रुपया है, जिसे फिलहाल अभी मैं अभी हाल का नहीं बता रहा हूँ, मतलब हाल का बता रहा हूँ, आज का मुझे नहीं पता, $1 जो है 82 रुपये के आसपास चला गया था, $1 82 रुपये के आसपास चला गया था, ये हिसाब किताब था। तो अगर हम अपने को जो है रुपये का डिवेल्युएशन रोकना है, ऐसा ना हो कि $1 100 के आसपास चला जाए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। और फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डॉलर जो है, डॉलर डॉलर में रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। और डॉलर में रिजर्व अपने को मेंटेन करने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है, उसके लिए इंडिया को जो है ठीक ठाक खर्च करना पड़ता है। डॉलर में रिजर्व मेंटेन करने के लिए इंडिया को ठीक ठाक खर्च करना, $80 बिलियन, मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि $80 बिलियन ये खर्च करना पड़ता है इंडिया को, $80 बिलियन, ताकि डॉलर का एक तरीके से रिजर्व मेंटेन रहे, इतना इंडिया को खर्च करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जितना हम लोग का बेसिकली एक तरीके से फॉरेस्ट रिजर्व मेंटेन नहीं रह पाएगा, तो एक तरीके से ट्रेड में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इंडिया को मान लीजिए इंपोर्ट बिल अगर पेमेंट करना है तो बहुत एक तरीके से क्या क्राइसिस हो जाएगी, क्राइसिस हो जाएगी। तो इसके लिए जो है इंडिया कदम उठा रहा है कि भाई जो ये कंट्रीज हैं, ईरान है, रसिया है, सऊदी अरबिया है, और हो सके तो फ्यूचर में और भी जो कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड किया जाए, उनको इंक्लूड किया जाए, और उनके इंपोर्ट को बेसिकली उनसे जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको रुपी में जो है एक तरीके से
से पेमेंट कर सकें। ठीक है, तो आपको जो है टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली इससे फायदा क्या होगा। एक तो अपने को डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, दूसरी बात रुपी का ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा तो रुपी की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे चाइनीज रेनेवी को फायदा हुआ था कि चाइनीज की जो करेंसी, चाइना की जो करेंसी है उसको इसी तरीके से फायदा हुआ। तो सिमिलरली इंडिया ने एक्सेप्ट ये स्टेप उठाया है कि भाई इंडिया की जो करेंसी है रुपी है उसको भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया को फिलहाल जो है 86% ऑफ इंडिया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, 86% ऑफ इंडिया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर डन इन डॉलर। तो इंडिया को ये सभी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में देना पड़ता है। ठीक है, अगर ये होगा तो क्या होगा, अपने का डिपेंडेंस जो है एक तरीके से क्या होगा, अगर ये रुपी का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा तो एक तरीके से डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगा और अपना फॉरेक्स रिजर्व एक तरीके से बूस्ट होगा। ठीक है, उसको जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पे खर्च किया जाएगा, सिंपल सा हिसाब किताब है। ठीक है, इसके अलावा इनिशिएटिव जो है इंटरनेशनलाइजेशन के इनिशिएटिव शुरुआत से ही धीरे धीरे लिया गया है, जैसे फेमा एक्ट है। ठीक है, तो जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होते हैं दो कंट्री के बीच में उसको बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है वो कवर किया जाता है। इससे पहले जो है फेरा एक्ट था, तो फेरा पहले 1973 में था बेसिकली, उसके बाद जो है ये फेमा एक्ट 1999 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके साझा से बेसिकली क्या होता है, इसका एक तरीके से कंट्रोल होता है जो ये फेमा एक्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनलाइजेशन के उसके बारे में मैंने बताया कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो समस्याएं हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की समस्याएं हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अपने को पेमेंट करना पड़ता है किसी कंट्री से हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, तो इन सभी क्राइसिस से जो है इंडिया निपट पाएगा। ठीक है, और किसी भी तरह के एक्सटर्नल शॉक, मतलब मान लीजिए कि अपने को ऐसी क्राइसिस ना आ जाए कि इंडिया जो भी इंपोर्ट करता है, जो भी इंडिया इंपोर्ट करता है उसको चुकाने के लिए इंडिया के पास एक तरीके से रिजर्व ही ना रहे। तो फॉरेक्स रिजर्व टॉपिक जो है इसको मैंने डिटेल से कराया था आपके सितंबर 2022 वाले में, तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है इंडिया को जो है फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है और जनरली वो डॉलर में मेंटेन किया जाता है। तो ये मेंटेन रहेगा तो इंडिया को एक तरीके से क्या होगी, किसी भी तरह के एक्सटर्नल शॉक, इकोनॉमिक शॉक को सहने की क्षमता इंडिया की बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा एनहेंस इंडियाज ग्लोबल स्टेचर एंड रिस्पेक्ट। ऑब्वियसली अगर रुपी जो है इंटरनेशनलाइज होगा तो इंडिया किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकेगा, डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। ठीक है, इंडिया कभी भी किसी भी एबीसीडी कोई भी कंट्री हो, एबीसीडी कोई भी कंट्री हो उसके साथ इंडिया ट्रेड कर सकेगा और आपस में जो है एक्सचेंज कर सकेगा रुपी और वहाँ की लोकल करेंसी, वहाँ की जो कंट्री की लोकल करेंसी है आपस में एक दूसरे के समझौते के साथ जो है वो एक्सचेंज कर सकेगा। ठीक है, तो चाइना भी ऐसा ही कुछ एफर्ट किया था 2008 का जो इकोनॉमिक रिसेशन यूएस में आया था, इंटरनेशनल रिसेशन था, उसके बाद चाइना जो है एक तरीके से एफर्ट डाला था कि भाई जो रेनिबी है उसकी करेंसी है उसको किस प्रकार से इंटरनेशनलाइज किया जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ फायदे जो होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ फायदे होने वाले हैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि आप जैसे घूमने गए सऊदी अरबिया, जिस करेंसी के साथ इंटरनेशनलाइज किया गया है, आप वहां पे घूमने गए तो अगर रुपी वहां पे पॉपुलर रहेगा, आप सऊदी अरबिया घूमने गए, यूएई घूमने गए, कहीं भी घूमने गए, अगर रुपी वहां पॉपुलर रहेगा तो वहां पेमेंट जो है एक तरीके से आप क्या कर पाएंगे, यहाँ की लोकल करेंसी में रुपी में आप क्या करेंगे, पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी फायदे होने वाले हैं। जैसे यूपीआई एक तरीके से क्या है, पेमेंट इंटरफेस है जो कि एनपीसीआई ने डेवलप किया था। ठीक है, अब बेसिकली यूपीआई के द्वारा अगर एक्सेसिबल होगा, मान लीजिए सभी कंट्री ने, कई कंट्री मान लीजिए यूएस है, चाहे जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी अरबिया है, अगर इसने यूपीआई को एक्सेसिबल दे दिया कि भाई इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, एक तरीके से आपकी आसानी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आपका जो एक तरीके से वेस्टर्न मैनेजमेंट जो मास्टर कार्ड होता है, वीजा होता है, ठीक है, तो इस पर डिपेंडेंस घटेगा एक तरीके से। और यूपीआई का एक तरीके से जो रुपए इसका एक तरीके से क्या होगा, रुपए, तो इसका एक तरीके से क्या होगा, बेसिकली इसका एक्सेप्टेंस अगर बढ़ेगा तो यहाँ के जो बेसिकली जो है लोग हैं उनको पेमेंट करने में क्या होगी, सुविधा होगी। क्योंकि सऊदी अरबिया में मान लीजिए काफी लोग रहते हैं जो अपने फैमिली को यहाँ पे पैसे भेजते हैं मंथली। ठीक है, वहां पे वो कमाते हैं और यहाँ भेजते हैं, तो उनको भी एक तरीके से क्या होगा, पैसे भेजने में आसानी होगी। तो इस तरीके से जो है कई कई तरीके से जो है एक तरीके से ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, आई थिंक आप टॉपिक का क्रक्स समझ चुके होंगे कि बेसिकली ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी यही है कि भाई रूपी को किस प्रकार से इंटरनेशनलाइज किया जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए एक तरीके से रूपी का यूज किया जाए। ठीक है, ताकि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन रहे और इंडिया की एक तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका ओएनडीसी, सॉरी उससे पहले भी है प्रोडक्टिविटी चैलेंज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का बेसिकली प्रोडक्टिविटी चैलेंज क्या है,
वो आप समझिए कि इंडिया में बेसिकली जो लेबर हैं उनका एक तरीके से इनपुट आउटपुट रेशियो सही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो प्रोडक्टिविटी होता क्या है, प्रोडक्टिव मेरी डिफाइंड रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू इनपुट, मतलब कितने इनपुट पे जो है वो आउटपुट दे रहा है, सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं ना। जैसे आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपकी एफिशिएंसी क्या है काम करने की, कोई भी कंपनी आपसे काम लेना चाहेगी तो बेसिकली बोलेगी कि भाई मुझे 8 से 10 घंटे की जो है एक तरीके से प्रोडक्टिविटी चाहिए, 8 से 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी चाहिए, तभी वो कंपनी आपको क्या करेगी, पैसे देगी, आपका इंक्रीमेंट करेगी, सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्टिविटी जो है एक तरीके से क्या होता है कि आप कितना इनपुट, कितने पैसे पे आपसे कितना काम जो है लिया जा सके, समझ रहे हैं ना, सिंपल सा हिसाब किताब है। तो जो प्रोडक्टिविटी इंडिया की प्रोडक्टिविटी है लेबर की, वो ऐसा देखा गया कि भाई क्या है, वो कम है, इंडिया की प्रोडक्टिविटी है वो कम है, ठीक है। अब अब प्रोडक्टिविटी कम क्या है, उसके कई कारण है, उससे हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ आउटपुट टू नंबर ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ आवर वर्क, मतलब कितने घंटे काम करने पे कितना आउटपुट मिल रहा है, मतलब अगर वर्कर्स काम करते हैं तो कितने घंटे काम करते हैं, उन्होंने कितना काम कर लिया, क्या उसका आउटपुट है, ठीक है। तो ये सभी टर्मिनोलॉजीज हैं लेबर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है, टोटल आउटपुट, मतलब जो भी आउटपुट आप चाहे वैल्यू टर्म्स में ले सकते हैं, वैल्यू क्रिएशन या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो भी है, वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट, मतलब लेबर और कैपिटल, कैपिटल मतलब समझ सकते हैं जो भी कैपिटल है, एक तरीके से भौतिक, एक तरीके से एसेट है, और लेबर, तो आपस में उसको एक तरीके से हम लोग ऐड कर दें और जो टोटल आउटपुट है उसमें डिवाइड करें तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आएगी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, मतलब ठीक ठाक प्रोडक्टिविटी रहेगी यहाँ के लेबर्स के, स्किल्ड लेबर रहेंगे, काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्लोबली जो है इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस कंपेटिटिवनेस इंक्रीज होगा, और ग्लोबल वैल्यू चेन एक तरीके से क्या होगा, उसमें इंडिया के एक तरीके से मार्केट में इनक्लूसिव वैल्यू बढ़ेगी, और जो अपना एसडीजी है उसकी भी गोल्स जो है अचीव हो पाएंगे। लेकिन समस्याएं कहाँ पे आती हैं, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, जो स्किल गैप है, जो स्किल गैप है वो बहुत ज्यादा है। मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, आपसे काम कराना चाहती है, कंपनी को भी बंदे चाहिए, कंपनी को भी वर्कर्स चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो स्किल ही नहीं है, आपके अंदर वो स्किल ही नहीं है कि आप उस कंपनी में काम कर पाए, सिंपल सा हिसाब किताब है। आपके पास डिग्री है, आपके पास अच्छी डिग्री है, बीटेक है, एमटेक है, पीएचडी है, जो भी है, लेकिन आप कंपनी को जिस तरह का स्किल चाहिए वो आपके अंदर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लार्ज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इंडिया में बेसिकली समस्याएं क्या हुई कि बेसिकली जो यहाँ का जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, तो एलपीजी रिफॉर्म्स यहाँ का विलिंगली नहीं था, मतलब इच्छा से नहीं किया गया था, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये एक तरीके से हो नहीं पाया, ये एक तरीके से हो नहीं पाया, ठीक है। तो उससे क्या हुई, जो एक तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, और छोटे छोटे फर्म्स हैं इंडिया में, छोटे छोटे फर्म्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, तो हर जगह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं है, तो जिससे समस्याएं हैं, ठीक है। तो इनोवेशन लिमिटेड टू फ्रंटियर फर्म्स, इसके अलावा इनोवेशन जो है, कुछ ही ऐसी कंपनी है जो इनोवेटिव हैं, जो कि नया सोचती हैं, जो कि समझती हैं कि भाई अभी आज के समय की मांग क्या है, आज के समय की मांग क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिजिटली हो, चाहे जैसे भी हो, इनोवेटिवली हो, साइंटिफिकली हो, अपने आप को चेंज करती हैं, इनोवेट करती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो ढर्रे पे चलते हैं कि भाई जैसा वो कर रहा है वैसे ही हम करते रहेंगे, तो एक समस्या है ये, ठीक है। अब इस बात को समझिए कि इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इसमें नहीं दिए हुए हैं, जो मैं बता रहा हूँ, इसे एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला इशू है, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिकली वो काम करना चाहे, काम के लिए अवेलेबल हो, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक रेट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बेसिकली क्या होता है कि अनएम्प्लॉयड वर्कर, कोई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड वर्कर अपॉन टोटल लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयड वर्कर अपॉन टोटल लेबर फोर्स, ठीक है, इनटू 100, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट देखने के भी कई तरीके होते हैं, करंट वीकली स्टेटस होता है, मंथली स्टेटस होता है, क्या क्या होता है, लेकिन आपको दो चार चीजें जो पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो एक होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट सभी आपको पता होने चाहिए। और आपसे एग्जाम में मेन से पूछते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के क्या प्रकार होते हैं, इंडिया में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। या प्रीलिम्स में भी पूछा सकता है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
तो टेक्नोलाइजेशन जो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें ये होता है कि पीपल लूज देयर जॉब ड्यू टू अचीवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कंपनी को टेक्नोलॉजी चाहिए या जो भी एक तरीके से नॉलेज चाहिए वो आपके अंदर नहीं है। टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है उसका आपके अंदर जो बेसिकली क्या है, अभाव है। ठीक है, तो ये नहीं है तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक टर्मिनोलॉजी होती है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली क्या है कि जितने आदमी चाहिए, ठीक है, व्हेन पीपल आर एम्प्लॉयड बट अवेलेबल टू वर्क मोर आवर्स। ठीक है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि भाई ज्यादा काम कर सके, 10 घंटे काम करे, ठीक है, उसको उतने ही पैसे मिले, लेकिन कंपनी बोलती है नहीं, हम तुमको कम पैसे देंगे, 5 ही घंटे काम लेंगे। तो एक तरीके से क्या है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बहुत ही एक तरीके से फेमस टर्म है। इसमें यह है कि मान लीजिए कोई खेत है, कोई लैंड का टुकड़ा है, वहां पे 10 लोग काम में लगे हैं, 10 लोग काम में लगे हैं एक परिवार के, लेकिन वहां पे लोगों की जो आवश्यकता है वो 5 लोग अगर रहे, मतलब 5 पीपल रहे, 5 ही फार्मर रहे तो काम चल जाएगा। लेकिन 10 लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, तो क्या डिसगाइज, मतलब ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि भाई वो काम कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं क्या है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल, इसमें बेसिकली ये होता है, ये सभी टर्मिनोलॉजी जो है एक बार खुद से सर्च करके भी जो आप नोट्स बना लीजिएगा। मेरा काम है आपको बता देना कि भाई इसका मतलब क्या होता है और कौन कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं। मतलब जो वर्कर स्किल है, जो वर्कर को स्किल चाहिए या उसके पास जो स्किल है, ठीक है, और जो कंपनी को चाहिए मतलब जो मार्केट में चाहिए, ठीक है, वर्कर स्किल एंड जो जॉब अवेलेबल है, अवेलेबल जॉब इन मार्केट। तो जो अवेलेबल जॉब इन मार्केट है, अवेलेबल जॉब, उसमें जो है मिसमैच है। क्या है? मिसमैच है। ठीक है, तो एक ये समस्या है। इसके अलावा एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसमें ये होता है कि मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब में आप स्विच कर रहे हैं, मतलब आप एक जॉब है दूसरे जॉब में स्विच कर रहे हैं, तो उस समय जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए कंपनी में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो कंपनी में झगड़ा हो गया, तो जब उसने जॉब क्विट कर दिया, कंपनी से निकाल दिया गया, अभी उसको दूसरा जॉब मिला नहीं है, 3-4 महीने मान लीजिए समय लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक साइक्लिकल भी होता है। साइक्लिकल क्या होता है? साइक्लिकल बेसिकली जैसे एग्रीकल्चर में होता है कि जनरली 2 सीजन होते हैं, खरीफ और रबी। ठीक है, बीच में और भी सीजन जायद होता है, लेकिन मेनली 2 सीजन होते हैं। अब सोइंग जो होता है, मतलब एक तरीके से जो बुआई होती है, सोइंग सीजन, और लास्ट में जो हार्वेस्टिंग होता है, मतलब जो कटाई होती है, इसके बीच में काफी गैप होता है और ज्यादातर लोगों को काम नहीं होता है। तो बेसिकली जो है उसको साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे भाई, या सॉरी उसको उसको जो है बेसिकली सीजनल कहेंगे, सीजनल, इसमें गलत बात है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट होगा कि भाई जब दो दो सीजन के बीच में, जो 2 सीजन है उसके बीच में कोई काम नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे? सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कि आपको 2 सीजन के बीच में काम नहीं है। साइक्लिकल दूसरा है। साइक्लिकल में बेसिकली ये होता है कि ये इकोनॉमिक साइकिल पे है, इकोनॉमिक साइकिल, ये इकोनॉमिक बूम हो गया, इकोनॉमिक बूम हो गया, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल साइकिल, कि इकोनॉमिक बूम हो गया, कभी इकोनॉमी बूम कर रही है किसी सेक्टर की, फिर वो चला गया रिसेशन में, ठीक है, या एक तरीके से रिसेशन में चला गया। तो एक तरीके से जो इकोनॉमिकल साइकिल है उसमें जो एक तरीके से गैप होता है उसको क्या कहते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिकल हो गया, इकोनॉमी पे डिपेंड करेंगे, रिसेशन और बूम पे आएगा। और इसके अलावा जो सीजनल है, सीजनल में मैंने बता दिया, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में एक सीजन में काम होता है, दूसरे सीजन में काम नहीं होता है जैसे कोई कुल्फी बेच रहा है, चाहे आइसक्रीम बेच रहा है, तो गर्मी के दिनों में उसकी आइसक्रीम एक तरीके से बिकेगी, और ठंड के टाइम पे जो है या बरसात के टाइम पे उसकी आइसक्रीम कोई नहीं खाएगा। तो इस तरीके से क्या है, कुछ सीजन टू सीजन जो है उसकी रोजगार पे डिपेंडेंस जो है एक तरीके से क्या हो रही है, वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 6-7 तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया कि 6-7 तरीके अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। बाकी आपको जो है एक बार खुद से जो है इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक जो है वो ओएनडीसी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं तेजी से, ये है क्या। ठीक है, ये ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब इसका जो क्रक्स है मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, आपको टॉपिक समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब जैसे समझिए इस बात को, ये बेसिकली आपको पहले ये बात ये पता होना चाहिए कि ओएनडीसी का फुल फॉर्म क्या है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, तो ओएनडीसी इनिशिएटिव ऑफ डीपीआईटी, ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसने लॉन्च किया है। ठीक है, और फिलहाल जो है ये कुछ ऐसे ही सिलेक्टेड स्टेट्स या सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है, जैसे कि पायलट प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है,
और इसमें क्या होगा कि तरीके से डिजिटल एक्सेप्टेंस बढ़ाया जाएगा, डिजिटल एक्सेप्टेंस बढ़ाया जाएगा। आप इस तरीके से समझिए इसको, आप इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि आप कंज्यूमर हैं, आप गोलू हैं, ठीक है, आप कंज्यूमर हैं, आपका नाम गोलू है। अगर आप स्त्री हैं तो आपका नाम मोनू है, ठीक, मोनी है, ठीक है। तो आप कंज्यूमर हैं, आपके पास एक तरीके से सिस्टम है, इसको मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटली होता है, तो आप मोबाइल को भी एक तरीके से मान लीजिए कंप्यूटर ही है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कि एक तरीके से सामान के आवाजाही के लिए ट्रेन है और ट्रक है, ठीक है, ट्रेन है और ट्रक है, और ये सामान है। मान लीजिए आप बर्गर खाना चाहते हैं, आप पिज्जा खाना चाहते हैं, बर्गर पिज्जा खाना चाहते हैं, आप टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, ठीक है, टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, आप जो है बेसिकली टी शर्ट खरीदना चाहते हैं। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इसके माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा मान लीजिए आप स्त्री हैं, तो आप मान लीजिए लहंगा खरीदना चाहती हैं, ठीक है, तो आपको कहीं शादी में जाना है, आप लहंगा खरीदना चाहती हैं। इसके अलावा आपके पास बेसिकली एक डिलीवरी सिस्टम होता है। डिलीवरी सिस्टम में क्या चाहिए, एक डिलीवरी बॉय चाहिए और एक उसके पास एक गाड़ी होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, और कार, एक तरीके से क्या होना चाहिए, फोर व्हीलर होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, डिलीवरी सिस्टम। तो ये गवर्नमेंट जो है, ये ओएनडीसी है क्या, कि गोलू या मोनी को किस प्रकार से इन सभी के साथ, ये सभी आपस में कनेक्टेड हों, ये इनसे 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 कनेक्टेड हों। मतलब गोलू मोनी और आपस में जितने भी ट्रेड हैं, ये सभी क्या है, रिटेल ट्रेडर हैं। मतलब हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ऐसे कई कई किराना वाले हैं, ऐसे कई शॉपकीपर्स हैं, कपड़े कपड़े के दुकान वाले हों, चाहे ट्रेडर्स हों, समझ रहे हैं ना। तो ट्रेडर्स हों, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, तो उनके लिए लॉन्च किया गया है कि भाई सबसे पहले गोलू मोनी को जो है छोटे मोटे ट्रेडर्स से जोड़ा जाए। होता क्या है इसमें, समस्या क्या है, आप समझिए क्यों लॉन्च की है गवर्नमेंट, कि हम लोग जनरली जो एक तरीके से यूज करते हैं, हम लोग जो ऐप यूज करते हैं कोई भी सामान मंगाने के लिए, वो जनरली अमेजन यूज करते हैं, या फ्लिपकार्ट कर लेंगे, मंत्रा कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सभी शॉप हम लोग यूज करते हैं जनरली। अब गवर्नमेंट क्या देख रही है कि भाई ये अमेजन जो है, ये कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स को ही जो है एक तरीके से क्या करती है, इंक्लूड करती है, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स को ही, जिनको ये चाहती है, जहां से इनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, जिस ट्रेडर ने भी इसको प्रॉफिट दिया होगा, उन्हीं को अपने ऐप पे जो है एक तरीके से प्रोडक्ट बेचने का मौका देती है। लेकिन ओएनडीसी का हिसाब किताब क्या होगा, यहाँ पे जो भी छोटे बड़े करोड़ों जो भी हैं शॉपकीपर्स, अब जैसे आप भी देखते होंगे कि भाई आपको सामान मंगाना है, तो आपको सामान मंगाना है, तो कोई सामान जो है, आप मान लीजिए मोबाइल ही आप मंगाना चाहते हैं, तो मोबाइल जो है वो आता है लखनऊ से, आप गोरखपुर में बैठे हैं, मोबाइल लखनऊ से आता है, लेकिन मोबाइल गोरखपुर से भी आ सकता है, मोबाइल गोरखपुर में भी ऐसे कई शॉप्स हैं जो मोबाइल यहाँ से आ सकता है और वही प्राइस में आपको दे सकता है। लेकिन अमेजन जो है, उसने डिलीवरी चार्ज ऐड करके आपको क्या करता है, मोबाइल जो है एक तरीके से आपका क्या करता है, प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाती है, डिलीवरी चार्ज ऐड होता है। अगर आप अमेजन प्राइम के नहीं है मेंबर, ठीक है, तो प्राइस आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके लोकल जो भी आपके लोकल ट्रेडर्स होंगे, उनको एक तरीके से मौका देगी, और ऐसे हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों की संख्या में जो ट्रेडर्स हैं, छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, सबको मौका देगी कि भाई साथ में कंपटीशन करें। कुछ ही लोगों को अमेजन मौका दे पाती है, फ्लिपकार्ट दे पाते हैं, ऐसे कुछ ही प्लेटफॉर्म्स हैं। ओएनडीसी के थ्रू जो है किसी भी तरह के बैरियर हैं, जो भी रुकावटें हैं लोकल बिजनेस में, और सभी कंज्यूमर को जो है जोड़ा जा सकेगा, तो उसको बेसिकली कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो ओएनडीसी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। aims to promote open network for all aspect of exchange of goods and services over digital और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। सभी प्रकार के गुड सर्विसेज को गोलू मोनी तक पहुंचाना है, उसको एक तरीके से मिनिमम जो एक तरीके से प्राइस है उस पर पहुंचाया जाए, सभी ट्रेडर्स को मौका मिले, समझ रहे हैं ना। ये बेसिकली इसका पर्पज है, ठीक है। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज कवर्ड फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी सेक्शन, एंड आई थिंक आई एम होपिंग दैट these videos are you are liking these videos, and that will motivate me, ठीक, that will motivate me to make further videos, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। आप लोग ठीक से जो है इसको कवर करते रहिए, और जो भी इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये करंट अफेयर्स सीरीज जो है, इसमें जल्द से जल्द जो है 2-3 महीने में अपने को ये कवर करना है, ठीक। बाय।